नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ईडी ने वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी खत्म होने के बाद देर रात तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में और इस छापेमारी के दौरान मिले साक्ष्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया गया, जिसमें कई बातें सामने आई। वीरेंद्र राम के अकूत संपत्ति की जानकारी ईडी को इस छापेमारी में मिली। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी ने वीरेंद्र राम के खिलाफ केस को लेकर छापेमारी की थी। 2019 में एसीबी के द्वारा दर्ज किए गए मामले को ईडी ने आगे बढ़ाते हुए यह केस दर्ज किया था। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी की दबिश जब भी देखने को मिलती है, उसके बाद झारखंड में कोई ना कोई धन कुबेर का पता चलता है। ऐसा ही एक मामला अब सामने आ चुका है और इसी मामले को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि वीरेंद्र राम के घर पर ईडी के द्वारा 21 फरवरी को दबिश दी गई थी। सुबह 6:30 बजे से वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के 24 ठिकानों पर देश भर में अलग अलग जगहों पर ये छापेमारियां हुई, जिसके बाद इस जो वीरेंद्र राम है उन्हें हिरासत में लिया गया। बता दें कि सुबह 21 फरवरी को सुबह 6:30 बजे जब ये छापेमारी शुरू हुई तो वो देर शाम तक, अगर कहा जाए तो 22 फरवरी को दोपहर 3:50 तक ये छापेमारी चलती रही, जिसके बाद वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया गया और उन्हें ईडी के दफ्तर, यही वो रांची का ईडी दफ्तर है जहां उन्हें लाया गया, जिसके बाद उनसे गहनता से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें 12:30 बजे के करीब में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि की गई। बता दें कि करीब 1 बजे रात तक उनसे पूछताछ की गई है, जिसके बाद अधिकारी निकले हैं। आज फिर ये पूछताछ का सिलसिला जारी होगा और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना होगा कि इस पूछताछ में और जो साक्ष्य मिले हैं इस छापेमारी में, उसके बाद ईडी का अगला स्टेप क्या होता है और किस तरह से ईडी इनके उन सरपरस्तों तक भी पहुंचती है जो इनके ऊपर मेहरबान थे। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। और रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अब वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कोर्ट में भी पेशी उनकी हो सकती है। बहरहाल जो जांच एजेंसी की कार्रवाई है वो अब और कैसे आगे जो है वो बढ़ रही है? जी बिल्कुल, फिलहाल जो है यहाँ पर तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर भी यहाँ पर इस वक्त ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और मामले को लेकर जो पूछताछ है, जो चीजें हैं वो फिर से एक बार शुरू हो गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 2 बजे के आसपास जो है वो यहाँ से जो वीरेंद्र राम को है वो कोर्ट ले जाया जा सकता है। उससे पहले सदर अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप भी कराया जा सकता है, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो वीरेंद्र राम की मुश्किलें जो हैं वो इस वक्त बड़ी हैं। साफ तौर से अगर कहा जाए तो इस पूरे मामले में जो ईडी के जांच का केंद्र बिंदु है वो उनके घर से मिले हुए वो एविडेंस है जिसमें कैश के लेन देन की बातें सामने आई है। साफ तौर से वो कैश के लेन देन जो है वो जो है वो ईडी को खटक रहा है और वही जो चीजें हैं उसे सामने लाने का प्रयास जो है ईडी के द्वारा किया जा रहा है। साफ तौर से इसी को लेकर जांच भी जो है वो की जा रही है। हम यहाँ पर जो लोग हैं आपको बता दें कि कल भी यहाँ पर कई लोग पहुंचे थे, जो कि वीरेंद्र राम के पत्नी भी यहाँ पर पहुंची थी। करीब 11:15 बजे के आसपास उनकी पत्नी यहाँ पर ईडी के दफ्तर पहुंची थी और मामले को लेकर जो बातें हैं वो सामने आई कि खाना भी लेकर आई थी और दवा भी लेकर आई थी। तो अब जो घर वाले हैं वो भी धीरे धीरे थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद इन्हें जो वीरेंद्र राम हैं उन्हें सदर अस्पताल ले जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट। जी ओम प्रकाश, वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन बाकी ऐसे जो सफेदपोश जिन राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जो डायरी में खुलासा हुआ, जो पेन ड्राइव में बातें सामने आई है, उसको लेकर के ईडी अब किस तरीके से आगे बढ़ रही है?
जी बता दें कि जो दस्तावेज हम वही बात कर रहे थे, जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हों या फिर जो दस्तावेज जो बरामद हुए हैं उसके आधार पर कई सफेदपोश जो कि इनके सरपरस्त हैं और जिनकी सरपरस्ती में ये अपना कारनामा भी कर रहे थे, लगातार भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कृत्य जो हैं वो इनके द्वारा अंजाम दिए जा रहे थे, उन तमाम चीजें जो बातें हैं वो उजागर हो रही हैं। इसमें न सिर्फ कई राजनेताओं के नाम हैं बल्कि बिल्कुल साफ तौर से कहा जाए तो बनाए रखिए ओम प्रकाश। फिलहाल शुक्रिया बहुत तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में आज फिर भीषण हादसा हुआ। यहां 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें एक ट्रेलर गाड़ी बिहार की ओर से आ रही थी, वहीं 2 कोयला लदे ट्रक धनबाद से बिहार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक का ब्रेक फेल होने से दनुआ घाटी में तीनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में कोयला लदी गाड़ी के खलासी की कोयले में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक के ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। हादसे की जानकारी मिलते ही चौपारण थाना पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इसके ऑपरेशन में जुट गए। घटना भैया, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया जी। तो आपस में कितनी गाड़ी टकरा है? 3 गाड़ी टकरा है। किसी तरह किसी कोई घटना है जी? किसी तरह किसी की घटना? हम दिन ऐसे ही घाटी में एक्सीडेंट होते रहती है हमेशा। आज कितने गाड़ी? आज कितनों 3 गाड़ी शायद हुआ है इस पे। और इस बीच लातेहार से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने बर्बरता दिखाई है। ड्राइवर के साथ गाड़ी में आग लगा दी है। हाईवा के साथ ड्राइवर भी जिंदा चल गया है। चतरा के रूपलाल महतो के रूप में पहचान ड्राइवर की गई है। बालूमाथ के फुलवसिया सांझी की घटना यह बताई जा रही है। वही मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, छानबीन करने में जुटी हुई है। तो लातेहार से बड़ी खबर, जहां ड्राइवर को जिंदा जला दिया गया है। ड्राइवर की मौत हो गई है। चतरा के रूपलाल महतो के रूप में इस ड्राइवर की पहचान की गई है। तो लातेहार से खबर, जहां अपराधियों ने बर्बरता दिखाई है। ड्राइवर के साथ गाड़ी में आग लगा दी गई, जिसमें हाईवा के साथ ड्राइवर भी जिंदा चल गया। चतरा के रूपलाल महतो के रूप में इसकी पहचान की गई है। आपको बता दें कि बालूमाथ के फुलवसिया सांजिंग के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच करके पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। रूपलाल महतो जिसकी पहचान की गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अपराधियों ने बर्बरता दिखाई इस ड्राइवर के साथ। हालांकि किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, विवाद क्या था, इस पर छानबीन करने में पुलिस जुटी हुई है। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि गाड़ी में तो आग लगाई ही गई, साथ ही साथ उसमें ड्राइवर भी था और ड्राइवर भी जिंदा चल गया। और इस ड्राइवर की पहचान, मृतक की पहचान चतरा के रहने वाले रूपलाल महतो के रूप में की गई है। बालूमाथ के फुलवसिया सांझी की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंची है। देखना होगा कि कब तक गिरफ्तारी इनकी होती है। बढ़ेंगे आगे। लोहरदगा में हाथियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। 19 और 20 फरवरी को जिले में अलग अलग जगहों पर जंगली हाथी ने 5 लोगों को कुचलकर मार डाला था, जिसके बाद लोग डरे सहमे हैं। हाथियों के झुंड के कल रात बराटपुर और कुड़ू प्रखंड के चीरी पतरा में आने की सूचना मिली है। ऐसे में जान माल के नुकसान को बचाने के लिए प्रशासन ने बराटपुर और चीरी पतरा के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है। इधर हाथी की भ्रमण की जानकारी साझा करने के लिए आम लोगों ने जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर है 8294935789। अधिक जानकारी दे रहे हैं लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू। लोहरदगा जिले में पिछले कुछ दिनों में हाथी का तांडव देखने को मिला है। एक जंगली हाथी ने पूरे जिले में तांडव मचा के रखा था। पिछले 19 और 20 फरवरी को जंगली हाथी द्वारा 5 लोगों को कुचलकर मार डाला गया था। वहीं कल फिर मध्य रात्रि जिले में हाथी का आगमन हुआ, जिससे लोहरदगा जिला प्रशासन ने आनन फानन में धारा 144 लागू कर दी है। जिले के बराटपुर और कुड़ू प्रखंड के चीरी पतरा के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की गई है, जिससे 5 या 5 से अधिक लोगों की एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। यह हाथी के आगमन और हाथी के झुंड के प्रवेश की सूचना पर लगाई गई है, चूँकि जिले में और किसी की जान माल की क्षति ना हो। जिला प्रशासन द्वारा लगातार
क्षेत्र में और वन विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र में हाथी की रेकी की जा रही है, लेकिन अभी तक जो कल हाथी मध्य रात्रि चिरीपतरा के आसपास प्रवेश की थी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है और वन विभाग लगातार उसकी खोज में लगी हुई है। अब देखना होगा कि हाथी की खोज कब तक होती है और हाथी को जिले से बाहर कब तक खदेड़ा जाता है। आकाश साहू, न्यूज 18 लोहरदगा। धनबाद के टुंडी में लगभग 28 हाथियों का झुंड बुधवार देर रात पहुंच गया है, जिससे टुंडी क्षेत्र के लोगों में दहशत है। बताया जाता है कि बुधवार देर रात धनबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग से 28 हाथियों के झुंड को गुजरते हुए देखा गया। रात में मुख्य मार्ग से जाने वाले लोग हाथियों के झुंड को देख रुककर वीडियो बनाने लगे। वहीं हाथियों के झुंड के पहुंच जाने से क्षेत्र में लोगों में भय है। इससे पहले भी हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में पहुंचा था, जिसने बड़े पैमाने पर फसल को रौंदकर बर्बाद किया था। गुमला में जंगली हाथी शहर के करीब पहुंच गए हैं। शहर से सटे लीटा टोली, बरिसा टोंगरी, डुमरडी, जाना गांव में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने 5 घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं घर में रखे अनाज को चट कर गए। घर को टूटता देखकर ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। साथ ही इसकी सूचना आसपास के लोगों के साथ ही वन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद डीएफओ ने 25 सदस्यीय टीम को मौके पर रवाना किया। हाथियों को वन विभाग की टीम ने मशाल जलाकर खदेड़ने जंगल की ओर पहुंचाया। इस दौरान लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से सचेत रहने की भी अपील की जाती रही। संभाल के करो। रांची के इटकी में गजराज की दहशत के बीच प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। इसके चलते गांव-गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हाथी के डर से दहशतजदा ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए हैं। चशगुरा, करमटोली, गुड़गांव, चुनका टोली और मोरू बोरिया जैसे गांव में अभी भी हाथी के हमले अब तक मौत हो चुकी है। वहीं वन विभाग ने उत्पाती हाथी को जंगल में खदेड़ने का दावा किया है। हालांकि इस हाथी का अगला पड़ाव खूंटी का कर्रा प्रखंड हो सकता है, जिसको लेकर सचेत कर दिया गया है। रात में कुली जंगल है, जो घटना स्थल थी कल, वहां से 4 किलोमीटर पर अवस्थित है। वो डायरेक्शन कर्रा की तरफ जाती है, तो वहां लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक उस जंगल के आसपास तक देखकर फिर हमारी टीम वापस नगरी में। उसके ये जो सिंगल नर हाथी है सब एडल्ट, उसका ट्रेस नहीं हुआ। घर वगैरह हैं, किन्हीं को भी पता चले तो कम से कम हमको खबर कर दें, सो दैट कि अगर वो मान लीजिए कि पहुंच जाता है, कर देंगे कि ये लगभग इस जगह जा रहा है। और जो हाथी जो हमला कर रहा है, कारण क्या है कि हाथी हमारे घर में, लोग हाथियों के घर में घुस गए हैं, रास्ता वो नहीं, तो हाथी कहीं ना कहीं हाथी को भोजन चाहिए और वो हमारी तरह तो भोजन करता नहीं है, थोड़ा सा खा लिए, उसको भरपेट भोजन चाहिए। हो सकता है हमारा 20 आदमी का भोजन वो एक बार में करता है। रांची के इटकी प्रखंड में बता दें कि एक हाथी जो है वो इस वक्त अपने झुंड से बिछड़कर घूम रहा है और इलाके में लगातार आतंक का पर्याय बना हुआ है। ये बांस के झुरमुट के पास से ही गोंदिया उरांव जो है वो गुजर रहे थे और उनकी भी हाथी के द्वारा पटक कर मौत के हवाले कर दिया गया और वो भी काल के गाल में समा गए। मैं वाला हूँ निवासी, और इसमें जो कल का जो हादसा हुआ बहुत ही खतरनाक हुआ और इस चीज की वजह से बहुत अफरा तफरी मच गया। उसी क्रम में पता चला कि उसको पता नहीं चला कि हाथी किधर से आया है, तो वो अपना मतलब इधर थोड़ा अपना घर आने के लिए दूरी हो रही थी, तो वो बगल वाला बस्ती में बचने के लिए दौड़ते जा रहे थे। तो मतलब मेरा बाबा को पता नहीं था कि हाथी उधर से ही आ रही है, तो बस मतलब हाथी आगे से आ रही थी और मेरा बाबा का मतलब फ्रंट में मिल गया। तो मेरा बाबा को समझ नहीं आया कि दौड़ना किधर है। दौड़ तो रहा था अपना जान बचाने के लिए, किंतु वो अपनी जान बचा नहीं पाए और वो जंगली हाथी की चपेट में आ गए। मतलब सबसे पहले तो यहाँ हम लोग का गढ़गांव पंचायत के अंतर्गत टिकरा टोली में एक महिला को ही किया, वही लगभग 5:30 बजे लगभग। उसके बाद में तुरंत बाद में यहाँ हम लोग का चचगुरा प्रवेश किया, तो चचगुरा में पटवन करने गया था, उसको भी अपना चपेट में ले लिया। उसके बाद में जस्ट आपका 10 बजे आसपास में तीसरा को भी मार दिया।
गिरिडीह के सरिया प्रखंड में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग फिर से उठने लगी है। कई साल से बीच बाजार स्थित रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज निर्माण की मांग की जा रही है और हर चुनाव में ओवरब्रिज बड़ा मुद्दा बनता है और विधानसभा तक इसके निर्माण इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं ओवरब्रिज निर्माण को लेकर पैड वुमेन ऑफ झारखंड किरण कुमारी ने भी झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल सका है। अभी भी लोग रेलवे फाटक पर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। सरिया रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में PIL फाइल की गई है। आपको बता दें कि ये PIL यानी जनहित याचिका पैड वुमेन ऑफ झारखंड किरण कुमारी के द्वारा फाइल किया गया है, जो सरिया के ही रहने वाली है। आपको बता दें कि PIL में कहा गया है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और PIL में भी बताया गया है कि सरिया एक व्यस्ततम रेलवे लाइन है जहां पे हजारों लोगों का आना जाना लगातार जारी रहता है और यहां पे रेलवे फाटक में हर रोज 4 से 5 बार ये जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके वजह से लोगों को बहुत ही दिक्कतें होती है। खास करके छात्र एवं छात्राओं को जब स्कूल जाते हैं या स्कूल से रिटर्न आते हैं, उस समय यहाँ पे घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है और यहाँ तक कि कई बार ऐसी भी घटना हुई है कि एम्बुलेंस के अंदर मरीज तड़प रहे हों इलाज के लिए, लेकिन लोगों को मरीज को तड़पना पड़ता है क्योंकि जाम में एम्बुलेंस यहाँ पे फंसा हुआ रहता है। और स्थिति अभी भी आप देख सकते हैं, अभी तुरंत ही फाटक खुली है और आवागमन चालू हुआ है। सरिया रेलवे ओवरब्रिज के लिए हमको इसलिए करना पड़ा कि आज हम 10 साल से देख रहे हैं कि सरिया ओवरब्रिज का बात हो रहा है और सरिया ओवरब्रिज बन नहीं रहा है। हमारे ये तो रांची दुमका का रोड है, जिसके कारण से हर तरह का समस्या आ जाती है। अगर एम्बुलेंस को भी जाना पड़ता है 1 घंटा में, तो वहाँ एम्बुलेंस पहुँचता है 4 घंटा में। PIL फाइल होने के बाद, क्योंकि PIL को हाई कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस PIL में हस्तक्षेप कर हाई कोर्ट एक निर्णायक फैसला लेने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इस PIL में किरण कुमारी ने राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे को भी रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी बनाया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गिरिडीह में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। तीसरे प्रखंड के लक्ष्मीपुर स्थित सरकारी मध्य विद्यालय के बगल में अवैध रूप से चिमनी ईंट भट्टा का संचालन हो रहा था। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया है। अधिकारी चिमनी भट्टा में पहुंचे और प्रदूषण CTO NOC समेत दूसरे कागजातों की मांग की, लेकिन संचालक एक भी कागज नहीं दे पाए। इसके बाद चिमनी भट्टे को अवैध करार दे दिया गया। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि ईंट भट्टे से निकल रहे जहरीले धुएं और धूलकण से बगल में चल रहे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है। देख ही रहे अभी तो इनके पास जो आदमी है, कागज क्या कागज है, कागज ही नहीं दिखाता है। कागज देखेंगे तब पता चलेगा कहाँ तक इनका कागजाती है। वैसे ऐसे जो स्थापित किए हैं, इनके पास कौन डॉक्यूमेंट्स है, वो देखने से तब पता चलेगा कागजाती प्रक्रिया कहाँ तक ही पूरा किए। दुमका में युवाओं में भारतीय सेना में शामिल होने का जज्बा दिख रहा है। यहाँ के युवा खुद को शारीरिक और एकेडमिक रूप से सबल बना रहे हैं और इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं सेना से रिटायर्ड कांस्टेबल राजकुमार मंडल। करीब 500 से अधिक युवक युवतियों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुबह में फिजिकल फिटनेस के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। वहीं दोपहर के बाद से रसिकपुर बड़ा बांध के पास अपने घर में अलग अलग बैच में निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। उनके बैच के 4 युवा अग्निवीर के लिए चयनित हो चुके हैं। वहीं दूसरे युवाओं में भी जोश हाई दिख रहा है। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। हम सोचे भी नहीं थे कि मतलब हम कंपटीशन के लेवल में पढ़ पाएंगे, काहे कि हम लोग के पास उतना पैसा ही नहीं है। और जब हम लोग के बीच राजकुमार सर आए, भावना का इच्छा को जगाया हम लोग का, तब हमको भी मतलब जब पहले हमको नहीं लगता था कि मतलब पता नहीं इतना पढ़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन बाद में जब राजकुमार सर हम लोग को प्रेरित किए
हम लोग का जड़ को मजबूत किए तो मतलब अभी लगता है कि मतलब हाँ भविष्य में कुछ कर पाएंगे। राजकुमार सर जो हमारे हैं ये पढ़ाने का अलग ही तरीका है, जो हम लोकल भाषा में पढ़ाते हैं। जो हम लोग को एक सुदूर गांव से, छोटे गांव से आए हैं, गांव देहात से आए हैं, तो हम लोग को इस तरह का भाषा समझने में बहुत ही अच्छा लगता है और समझ में आ जाता है। हर प्रकार का पढ़ाई आसानी से समझ लेते हैं। जी मैं पिछले साल मिशन अग्निपथ चला रहा था, जिसमें कि मैं फिजिकल तैयारी करवा रहा था। फिर मैंने देखा कि इनके पास इतने पैसे नहीं कि किसी कोचिंग संस्थान में जाकर लिखित परीक्षा की तैयारी करे। फिर मैंने इनको भरोसा दिलाया कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, मैं ही आपको लिखित परीक्षा की भी तैयारी कराऊंगा। फिर मैंने 10 बच्चों का बैच बनाया और उनको लिखित परीक्षा की तैयारी करवाया, जिसमें कि 4 बच्चे सिलेक्ट हो गए। उसके पश्चात ये 10 का कारवा बदल के 500 प्लस हो गया। होली को लेकर जमशेदपुर के कलाकार सुर और ताल से होली गीत के स्वर बिखेर रहे हैं। इस बार होली में कलाकारों ने रंग पिचकारी के माध्यम से देशभक्ति पारंपरिक होली गीत पेश किया है। इसके जरिए जहां होली का स्वागत किया जा रहा है, वहीं देशभक्ति की भावना जगाने के साथ ही दुश्मनों को भी चुनौती दी जा रही है। इस गीत को गायक अजीत अमन ने गाया है, जबकि इसके गीत अमित तिवारी ने लिखे हैं। गीत के वीडियो में गलवान घाटी में तिरंगा और पीओके में रंग गुलाल उड़ाने की बात कही गई है। साथ ही मोदी की राफेल पिचकारी और योगी की बुलडोजर पिचकारी का भी बखान किया गया है। पिछले साल होली में मैंने संस्कार होली निकाला था, जो कि आज के समय आप देख सकते हैं वर्तमान में कि होली में काफ़ी अश्लीलता फैल चुका है। तो उसे देखते हुए हमारी पूरी टीम एक मैसेज देने का काम कर रही है, ताकि एक जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो कि कलाकार हैं, उनको एक मैसेज जाए कि कम से कम अच्छे से अच्छे गीत के माध्यम से भी समाज में अपना स्थान बना सकते हैं और अपने और पूरे समाज का नाम कर सकते हैं। देखी पिचकारी होलिया में पाक भइल कंगाल, 56 इंच के देखी पिचकारी होलिया में पाक भइले कंगाल हो, होलिया में पाक भइले कंगाल, 56 इंच के देखी पिचकारी होलिया में चीन भइले लाल, 56 इंच के देखी पिचकारी। रामगढ़ में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। आज भी सीएम हेमंत सोरेन की चितरपुर और गोला के राकुआ में चुनावी सभा होगी। इससे पहले कल दुलमी बसार टाड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा कर कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को वोट देने की अपील की थी। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और विधायक सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। ये चूल्हा प्रमुख को चूल्हा प्रमुख नहीं, चूल्हा मूर्ख बनाने में लगा हुआ है लोग। पहले तो थाली से सब्जी गायब, फिर दाल गायब, फिर चावल भी गायब, बच गया खाली थाली बजाओ। आज महंगाई आसमान छू रहा है। किरासन तेल कैसे लीटर मिलता था पहले? 2 रुपया 10 रुपया लीटर। अभी कितना मिलता है? 100 रुपया। बताओ, हम लोग जब था 10 रुपया 12 रुपया लीटर मिलता था। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।